जी, आज के इस व्लॉग में मैंने सोचा कि एक फ़िल्म के बारे में बात करते हैं जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है और इस फ़िल्म के बारे में मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखे हैं, फ़ेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे नज़र आए हैं। और इसमें होता ये है कि मोस्टली हम जब किसी फ़िल्म पे कोई रिव्यू देते हैं तो शायद हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरह उसको मार्केट करने की कोशिश करें। यानी कि रिव्यूज़ से मुराद ज़्यादातर शायद ये होता है कि आप उसके बारे में जितनी तारीफ़ कर सकते हैं आप वही करेंगे। जबकि क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो होती है वो किसी भी पीस की, चाहे वो लिटरेरी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, व्हाटएवर, कि उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट्स को तोड़ के रखा जाता है और उसको सिर्फ देखा जाता है कि किस एंगल से कैसा नज़र आ रहा है। बहरहाल उस फिल्म की चूँकि तारीफ़ बहुत ज़्यादा सुनी थी और मैं इत्तेफाक से देख चुकी थी और मैंने थोड़ा सा अपनी राय जो है उसको महफूज किया हुआ था उसके ऊपर, तो आज सोचा कि थोड़ी सी उन कॉन्स्टिट्यूंट्स को भी जो है ब्रेक करते हैं और थोड़ा सा गलत जाकर भी देखते हैं इस सेंसेस के अंदर। तो जो फ़िल्म है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो रिसेंटली रिलीज़ हुई है। उसका नाम है द मदर, जो कि इन्होंने तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 12 मई को 2023 में रिलीज़ की है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं निकी कारो, जो कि एक न्यूजीलैंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुलान जैसी मूवी जो है वो भी डायरेक्ट की हुई है। और तकरीबन सोलो कास्ट आप इसको कह सकते हैं। जेनिफर लोपेज़ इसके अंदर द मेन एंड लीडिंग रोल है, बल्कि द ओनली रोल है इसके अंदर। और इसके अलावा ये प्रोड्यूसर्स में भी शामिल हैं, यानी कि एक तरह की इनकी अपनी प्रोडक्शन भी है। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, एक एक्शन मूवी है, इसको रिलीज़ किया गया लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा जो है वो हिट नहीं कर सकी और इसकी रेटिंग जो है वो 5.5 ऑलमोस्ट से आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सकी। क्रिटिक्स ने बहुत जल्दी जो है इसके बारे में कुछ राय जो है वो कायम कर दी थी और वजह जो है बहुत वाज़ेह है, यानी कि अगर आप उसको देखते हैं एक टिपिकल ऑडियंस जो है वो भी इसमें से काफ़ी हद तक उन चीज़ों को निकाल लेती है। काफ़ी सारे फ्लॉज़ इसके अंदर लगे हैं, मुझे भी लगे हैं, कुछ क्रिटिक्स को भी मैंने पढ़ा, वो भी इन चीज़ों को जो है उसी नज़र से देखते हुए नज़र आते हैं। तो शायद यही रीज़न है कि रेटिंग जो है उसकी थोड़ी-सी, बल्कि ख़ासी जो है वो लो चली गई। तो हम इसके अलावा इसके पॉजिटिव साइड्स को भी ज़रूर देखेंगे जो कि नो डाउट बहुत सी चीज़ों को प्रूव करते नज़र आते हैं। तो सबसे पहले जो एक इशू बना है इसके अंदर कि इन्होंने बिल्कुल मदर डे के करीब जो है इसको रिलीज़ किया। 14th आप में जो है मदर डे होता है, 12 मई को इन्होंने रिलीज़ किया। शायद ऑडियंस उस वक्त तैयार नहीं थी इतना जो है टफ़ एंड रफ़ किस्म के मदर के रोल को देखने के लिए। दे आई थिंक डेफिनेटली वांटेड सम सॉफ्टर साइड, जैसे कि फादर ऑफ द ब्राइड एक बहुत पुरानी मूवी है, वो बहुत इमोशनल करती है और वो एक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप और उस बॉन्डिंग को ज़ाहिर करती है जो कि बेटी और बाप के दरमियान होता है। तो इसमें भी चूँकि मेन चीज़ जो है वो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है बिटवीन मदर एंड द डॉटर, उसकी बॉन्डिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ को ही इसके अंदर ज़्यादातर उन्होंने एक्सरसाइज किया है। लेकिन शायद ऑडियंस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सो एक तो इस चीज़ के ऊपर मैंने देखा कि कॉमन ऑडियंस जो है वो भी अगेंस्ट होती नज़र आई है कि दैट वाज़न्ट अ गुड टाइम कि आप उस वक्त जो है इसको रिलीज़ करते, तो शायद वो भी एक बना इसको थोड़ा सा नीचे डाउन होने के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर स्पेसिफिकली जो चीज़ थी, कैरेक्टर, चूँकि सोलो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है इसके अंदर और जेनिफर लोपेज़ के गिर्द ही घूमता हुआ हमें नज़र आता है। वो एक तरह का किसी सीन को मेक या ब्रेक कर रही हैं। तो अब उसमें भी ये प्रॉब्लम हुई कि ये कैरेक्टर जो है वो टाइप से ज़्यादा इंडिविजुअल हो गया। अब वो इतना शदीद इंडिविजुअल हो गया कि शायद सोसाइटी में आप अमूमन जो है मदर्स के इतने रफ़ एंड टफ़ रोल नहीं देखते हैं। वो और सेंसेस में जो है चलते हैं, या इनके करेज है, या वो सोसाइटी में जो है काम करती हुई किस तरह नज़र आती हैं, या वो अपनी कस्टडी या लीगल इश्यूज़ के अंदर जो है, या डोमेस्टिक इश्यूज़ में जो किस तरह वो स्ट्राइव कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि इसमें कैरेक्टर जो है वो एक मरीन है, एक ट्रेंड स्नाइपर दिखाया हुआ है और वो बड़े हैवी जोन्स में वॉर में काम करते आए हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल रोल है, एक डिफरेंट रोल भी लिया गया, क्योंकि आम जो एक डोमेस्टिक टाइप ऑफ वुमेन है उनके बारे में बहुत फिल्में बनती हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ ये हुई कि इसको इतना सुपरफिशियल लेवल पर उस कैरेक्टर को लेकर आए हैं कि आपको मरीन जो हैं या आपको फ़ौजी औरतें जो हैं मिलेंगी, लेडीज़ या ख़वातीन जो भी आप कह लें, कि तमाम वक्त शायद उनको इस किस्म के चीज़ों को फ़ेस नहीं करना पड़ता, या उनको इस तरीके से चीज़ों को ट्रेन नहीं करना पड़ता, अपनी लाइफ को जो है वो उस तरह नहीं लेके चलना पड़ता। तो है जो कि ट्रेंड है, जो कि डिसिप्लिन्ड है, कि वो जो नाम या टाइटल जो रखा गया ना, उससे थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो मैचलेस होना शुरू हो जाता है। फिर थर्ड रीज़न जो है, उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो काफ़ी वेग है। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाता एकदम से कि आखिर इस सब्जेक्ट को रखा क्यों गया था।
बच्ची जो है एक पिवट रोल है उसके अंदर, तो आखिर उसका मकसद क्या है? वो पहले रह रही थी, फिर किडनैपिंग का सारा जो है प्लॉट बनाया गया और एंड पर अल्टीमेटली वो फिर अपने उन्हीं पेरेंट्स के पास चली जाती है। इस दौरान में ऐसे लग रहा था कि सिर्फ एक्शन जो है वो आपके माइंड में था और आप उस एक्शन को पिक्चराइज़ करना चाहते थे, जिसके लिए आपको कोई ना कोई बहाना जो है वो चाहिए था, और आपने एक बहुत ही वीक सब्जेक्ट मैटर जो है उसको पकड़ लिया। इसी तरह उसका प्लॉट जो है वो खासा वीक होना शुरू हो गया, क्योंकि उस प्लॉट में आपको कोहेरेंस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। बहुत डेलिब्रेट प्लॉट है जिसमें सिचुएशंस जो हैं उनको साथ साथ मेक किया गया है, सीक्वेंस नहीं है लेकिन डेलिब्रेट है, पुट इन है। हर एक के बाद दूसरी सिचुएशन, 1 मिनट के बाद दूसरी सिचुएशन जो है वो सामने आती है, और उससे ये हो रहा है कि कुछ इरिटेशन ज़रूर होने लग जाती है। हाँ, इस चीज़ को जो है वो मेंटेन जो है किस तरह किया हुआ है कि वो एक्शन इतना सीक्वेंस में है कि आप एटलीस्ट उसको स्विच ऑफ नहीं करते, आप उसको देखते ज़रूर रहते हैं। लेकिन अगर आप उसको एक किसी बेहतरीन फ़िल्म की कैटेगरी में लाना चाहते हैं तो वो शायद थोड़ा सा मुश्किल काम है। रीज़न जो है वो इसमें प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट, या क्या हम हाथ में कह रहे हैं कि हीरोइन जो हैं उनके साथ जो विलन हैं वो कुछ मैच जो है वो नहीं खा रहे हैं। यानी कि हीरोइन जो है या हीरो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत क्विक विटेड है और बड़ी जल्दी से एक्शंस के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी डिस्पोजिशन जो है वो उसकी डिमांड भी ऐसी है उस कैरेक्टर की। लेकिन उसके साथ साथ जो विलन दिखाए गए हैं वो भी जबकि उसी टीम का हिस्सा थे और वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आप जब देखते हैं कि द वे ही ट्राइड टू किल द प्रेग्नेंट लेडी, द मदर बेसिकली, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ आगे चलेगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास जो है विलन जहाँ जहाँ पे अपेयर होना शुरू होता है, वो जिस तरीके से आता है वो एक धुएं में ही वो सीन ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि वो उसी तरह हर सीन में उनको जो है वो डिफ़ीट होती है, और कहीं पर भी जो है कोई हीरोइन या मेन कैरेक्टर जो है उसको कोई अच्छा खासा ब्लो जो है वो लगता नहीं दिखाया गया है। फिफ्थ जो है फिर इसकी हाइपरबोलिक सिचुएशन हमारे सामने आती है कि सीन्स जो है बहुत ज़्यादा हाइपरबोलिक रखे गए हैं इसके अंदर। बच्ची के बड़े होने से लेकर उसके किडनैप के दौरान में जो है उसकी जो बाजियाबी है उसके दौरान तक में जितना भी आपको सीन्स हमें नज़र आते हैं या वक्फा दिखाया गया वो इंटेंस एक्शन के साथ है, और जिस तरह प्रिपेयर होकर ये वहाँ जाकर जो है बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सारे वहाँ पर उनके विलन जो टीम वर्क पे हैं जो इतनी सारी रखवाली कर रहे हैं उनको मारते हैं, और फिर सेकंड्स में बच्ची जो है वो उनको मिल जाती है, जैसे कि दैट वाज अ कप ऑफ अ टी। इसके बाद आपके पास जो मेन वन ऑफ द विलन्स थे उनके पास हमारी हीरोइन जा रही है, और वो सीन बड़ा इंटेंस करने की कोशिश की है उस मेल कैरेक्टर ने, एक्टिंग थोड़ी सी इंटेंस करने की कोशिश की कि यहाँ पर कुछ या तो हैवी फाइट होगी, यानी कि कुछ रेजिस्टेंस दिखाई जाएगी। आखिर को दोनों एक तरह के इक्वल थे, अपने पास्ट में वो एक ही ग्रुप का हिस्सा रह चुके हैं, एक ही टीम का हिस्सा थे, लेकिन विद इन अ सेकेंड वो इतनी आसानी से जो है वो विलन मर जाता है। तो एकदम जहन में ये ज़रूर आता है कि अगर ऐसा ही था तो फिल्म बनाने की क्या ज़रूरत थी इसके अंदर। यानी कि बहुत सी चीज़ों में आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर उठ रहे होते हैं। फिर हमारे पास सिक्स्थ रीज़न इसकी जो आती है वो इसका थोड़ा सा टच इन्होंने जो इस एक्शंस में देने शुरू किया है वो शायद MI या 007 का देने की कोशिश की है। सीन्स को थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की गई है, जो कि इस वजह से उसमें थोड़ा सा लेट डाउन कर रहा है। अगर आप सीन के एक्शंस को देखें, द मेकिंग ऑफ एक्शंस वो बहुत अच्छी है, उस पर मेहनत है पता लगता है, लेकिन जिस तरीके से द वे दे वर पुट इन, वो उस सब्जेक्ट मैटर की डिमांड से काफ़ी ज़्यादा हैवी थे और इंटेंस थे, जो कि शायद उसके साथ इतने सूट करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। फिर हमारे पास जो है एक तो बच्ची की पेरेंटिंग का हमें ऑलरेडी नहीं पता, ना ही एंड तक बताया गया है, जबकि पूछा भी जाता है तो वो यही बताती हैं कि इट डज़न्ट मैटर। ठीक है, पेरेंटिंग के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मेन मकसद फिर किस चीज़ का था, यानी कि एक बच्ची के पीछे बहुत सारे जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और बच्ची के लिए पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया है, वो सब चीज़ें साथ हैं, लेकिन आखिर उसके पीछे क्या रीज़न है। यानी कि अगर आपने भी इसको 007 के लेवल पर थोड़ा रखने की कोशिश की भी थी तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ या आपके पास जो ट्विस्ट आता है सीन्स में, उसमें डेफिनेटली वो मेंबर या वो कैरेक्टर या वो चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसका हमें भी अंदाज़ा होता है ऑडियंस को भी कि हाँ, इसका अगर विलन के पास जाना जो है वो किस हद तक नुकसान दे सकता है हमारे हीरो को और वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें कुछ लगा नहीं।
ये चीज़ें जो हैं इन्होंने वीक किया। इसके अलावा इसके अंदर फोर शेडोइंग की जो टेक्निक थी वो बहुत ज़्यादा टिपिकल थी, यानी कि सीन्स में आपको इस तरीके से फोर शेडोइंग कर दी गई कि मेरा ख्याल है कि आम ऑडियंस जो है वो भी आसानी से देख सकती थी कि अब नेक्स्ट होने यही वाला है। जैसे फायर वर्क्स का सीन उसके अंदर आता है और वो अंदाज़ा दे रहा था। इसके अलावा फिर हमारे पास जो वो रिलेशन आता है वुल्फ का अपनी फैमिली के साथ और वुल्फ का हर्ट होना, वो बहुत आसानी से अंदाज़ा लग रहा था कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। यानी कि मुझे जिस चीज़ का एतराज़ है कि वो बहुत इंटेंस एक्शंस को सामने रखते हुए बहुत सी चीज़ों को पर बहुत ज़्यादा बचगाना सी जो सेटिंग है वो एक तरह की ऑडियंस को दी गई या समझाने की कोशिश की गई, तो वो शायद चीज़ जो है वो थोड़ी मेल नहीं खा रही थी इसके अंदर। इसका मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा है। फिर इसमें एफबीआई के एजेंट जो दिखाए गए हैं, यानी कि हमारे सामने स्टार्टिंग में आता है कि बाद में हमें थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव डिक्टिंग में बता रहे हैं कि जी ये वजह थी जहाँ पर एफबीआई से मदद दी गई है, और उसके बाद एफबीआई हमारे सामने आते हैं और उल्टा बहुत बहादुरी से जो है वो जेनिफर लोपेज़ या मदर जो है उन्होंने बचाया एफबीआई को। लेकिन उसके बाद एफबीआई की कस्टडी में ऑलमोस्ट तकरीबन वो बची रही है, और मुझे लगा कि वो एफबीआई का एक एजेंट जो है वो किस कदर जो है वो वीक हो सकता है उसका कैरेक्टर बनाने के अंदर, कि उससे पहले तो सब चीज़ें सीक्वेंस में चल रही, एवरीथिंग बस नॉर्मल, और वो उसके साथ रहता था या उसको वॉच आउट करता था, कोई इशू नहीं था। लेकिन जब एकदम से पता लगता है कि अब टीम दोबारा से सेट हो चुकी है और ओब्वियसली वो अब कट्स में या बिट्स में तो नहीं आ रहे ना, अब वो अपना पूरा प्लान करके आपके पास आ रहा है, जिसमें यू आर गोइंग टू फेस अ कंप्लीट वॉर, एक तरह के आपने उसको लेना है। उसमें हाउ कम कि वो इतना इजीली अकेला लेकर बच्ची को फिर जा रहा है और रास्ते में इतने इजी वे में ही सिंपली गॉट किल्ड, और मतलब उससे बहुत बेहतर जो है वो मदर दिखाई हुई है, तो फिर क्यों नहीं उसने जो है किसी भी तरह से ये रखा कि नहीं फिर तुम्हारे पास ही जो है बच्ची को रहना चाहिए। चांसेस जो हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा को वो ज़बरदस्ती जो है उनको कोरिलेट करने की कोशिश की गई है, जो कि लग नहीं रहा, यानी कि एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन कहीं ना कहीं से मदर जो है वो सिचुएशन पर पहुंच रही हैं जस्ट लाइक अ वेरी टिपिकल हीरो, और बहुत कम अपने नुकसान के साथ जो है वो जीत भी जाती हैं सिचुएशन को, और वहाँ से अपनी बच्ची को सेफ लेकर चली भी जाती हैं। यानी कि प्लॉट में या सीन्स के अंदर जो है ना वो एक कहते हैं ना कि एज़ नेचुरल एज ब्रीदिंग वाला काम वो नहीं लग रहा था, इतना शदीद डेलिब्रेट था कि जैसे अब स्टार्ट कर लिया है तो अब इसको किसी तरह से हमने ख़त्म करना है, तो उन सब प्लॉट्स जो हैं सब प्लॉट्स जो हैं उन पे कुछ ना कुछ हमें वर्कआउट ज़बरदस्ती करना पड़ेगा ताकि एंड हो जाए। इसके अलावा आप डायलॉग्स देख लें कि डायलॉग्स में आपको कोई कोहेरेंस जो है नहीं मिलेगी। नीदर द ऑडियंस नॉर इवन द कैरेक्टर्स वर गिवन सेटिस्फाइड आंसर्स। हमें कुछ नहीं पता लगता क्यों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, या कम से कम इन द एंड कुछ तो उस बच्ची को बता दिया जाता ना कि वो आखिर इतनी फ़ाइट की वजह क्या बनी थी और किस तरह लेके चलना है। तो दैट वॉजेंट अ सूटेबल, और जो एंडिंग थी इतना सारा टाइम लगाने के बाद मेरे तो मुंह से पहले एकदम यही निकला कि आखिर वाई मैन वाई, क्यों आखिर ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये क्या था, नहीं चलना चाहिए था। कितनी देर तो मुझे समझ नहीं आई कि मुझे इस पर क्या रिएक्शन देना है, कि इतने सारे सीक्वेंस के बाद आप अल्टीमेटली उसको उस बच्ची को जो है उसके एक नॉर्मल सोसाइटी के जो पेरेंट्स हैं उसके पास लेकर आ रहे हैं। अगर आपका यही मकसद था उसके अंदर प्लॉट, आपने यही दिखाना था कि जी बच्ची को चूँकि वहाँ से वो किडनैप करके लाना चाहते थे, और हमारे पास थीम यही था कि जी मदर ने वापस जो है उन पेरेंट्स के पास बच्ची को लेकर जाना है, हमारे पास प्लॉट यही था, तो फिर रीज़न क्या थी कि उस बच्ची को किडनैप किया जा रहा था। और हमें ये भी पता है कि विलन्स तक को भी नहीं पता कि उनमें से जो है वो उसका बाप कौन है, तो वाई दे बोथ वर स्ट्राइविंग, और फिर उसको मारने के लिए भी वो तैयार होते हैं। सेकंड पे अगर उसने घर वापस ही जाना था तो फिर उसको वो तमाम टेक्निक्स को सिखाना उस बच्ची को और फिर वापस भिजवाना वो क्यों ज़रूरी था। वो इतनी हैवी टेक्निक्स जो हैं आपने बच्ची को सिखाई, तो उसके बाद तो फिर अल्टीमेटली यही बनता था कि वो फिर बच्ची जो है वो इधर ही रहे, और फिर वो एक डिटो कॉपी बनती है अपनी मदर की। तो कुछ थोड़ा बनता है कि ठीक है क्योंकि वो कैरेक्टर की डिस्पोजिशन ही ऐसी है तो उसने उसको उस तरह से लेकर चलना है। तो ये कुछ फ्लॉज थे। म्यूज़िक जो है या आपके पास जो साउंड था, बैकग्राउंड म्यूज़िक था, वो भी कुछ बहुत हैवी नहीं था, जिसने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो उसमें आपको लाकर जो है ड्रॉबैक दिए हैं। आप रिसेंटली बहुत सारी अपनी एक्शन फिल्में जो हैं अच्छी वाली देख रहे हैं, आपको इवन के प्रोलॉग सीन्स ही जो हैं वो बहुत खूबसूरत मिलते हैं। अभी आपने हाल ही में अगर क्रिस्टोफर नोलन की देखी होगी द टैनेट, आई थिंक मेरा नाम अगर मैं भूल नहीं रही हूँ,
आप बेशक पूरी मूवी की तरफ मत जाएँ कि अगर उसका थीम बहुत हैवी है और वो सर्टेन इंटरेस्ट के लोगों के अलावा शायद नहीं किसी को समझ आ सकता। लेकिन जो पहला ये ओपनिंग सीन था, ये जो प्रोलॉग था, वो इस कदर खूबसूरत डायरेक्शन थी कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि समथिंग हैवी इज़ गोइंग टू बी हियर। और वे वाक़ई ही वो तमाम चीज़ें रहती हैं, उसमें एक सीक्वेंस वो लेकर चल रहे हैं। इसमें हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लैक करती नज़र आई और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लस पॉइंट थे जिनकी वजह से रेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हुई। और लास्ट में जो एक और फ्लॉ ये था कि बहुत अननेसेसरीली जो है वो आपने वुल्फ फैमिली जो है उसको ऐड किया था और उसके सीन्स को बार बार ऐड किया था जो कि कनेक्ट कर रहे थे कि माँ और बेटी के रिलेशन को ख़ास तौर पर। लेकिन वो इतने अननेसेसरी थे कि उसकी जगह पर माँ और बेटी का रिलेशन जो है उसको दिखाया जाना ज़्यादा ज़रूरी था, जबकि वो बहुत कम नज़र आता है, जिसमें भी वो अगर बार बार क्वेश्चंस करती हुई नज़र आती है तो जेनिफर जो है वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर बच्ची को अगर नहीं दे पा रही तो वो ऑडियंस को भी नहीं मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें होने के साथ साथ हाँ कुछ पॉइंट वाकई ही अच्छे थे, जिनमें सबसे पहले तो जेनिफर की अपने पेरेंट्स थी, नो डाउट वेरी फिट, वेरी स्टडी, वेरी फाइन, और शी रियली प्रूव्ड कि वो एक ग्लैमरस रोल्स जो हैं या एक टिपिकल रोमांटिक रोल्स के अलावा हट कर एक टिपिकल एक्शन रोल्स को बहुत आसानी से और बहुत मज़े से कर सकती हैं। इसके अलावा कैरेक्टर जो है उसको जेनिफर ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म किया है, नो डाउट कि आपका बैकग्राउंड जो है वो टोटली वॉर जोन में गुजरा हुआ है, आप वैसे ही लोगों के साथ मिलते हैं, आप रफ एंड टफ लाइफ गुजार चुके हैं, नाउ यू आर अ वेरी बेस्ट स्नाइपर एज वेल। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस सामने रखते हुए बिल्कुल एक स्टर्न फेस को रखना, बहुत टिपिकल औरतों वाले इमोशंस जो हैं या मदर वाले इमोशंस वो बिल्कुल नहीं दिखाए गए, क्योंकि वो वाकई ही कैरेक्टर को लूज़ करवा सकते थे। क्योंकि इतनी ट्रेंड जो पर्सन होते हैं वो बहुत आसानी से दे उनको उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत नॉर्मल रहते हैं, उनको चीज़ें उस तरह से फील या दिखाई नहीं देती जिस तरह हम आम इंसानों के अंदर देखते हैं। तो मुझे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगे, तकरीबन एंड तक इवन के स्माइल जो है वो भी बहुत ही इमोशनलेस थी, मतलब बहुत स्टर्न फेस के साथ कि जैसे एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स का हो सकता है, वो वैसा ही था। हर वक्त एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है, और एक्शंस को बहुत क्विकली बहुत तेज़ी से जेनिफर ने किया, ये बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ थी। ये तमाम की डिस्पोजिशन जो थी उस कैरेक्टर की वो बड़ी हद तक उन्होंने उसको बेस्ट रखा है और उसमें कुछ ज़्यादा फ़्लो आने नहीं दिया। इसके अलावा डायग्रेशन बिल्कुल नहीं थी इसके अंदर, यानी क्योंकि एक्स्ट्रा स्टोरीज जो हैं वो हट कर प्लॉट से नहीं रह गई थी, ये मेन प्लॉट के ऊपर स्टिक रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। इसमें डायग्रेशन की जगह जो है वो एक वो वुल्फ वाले सीन जो थे वो मुझे थोड़ा लगे थे कि वहाँ पर जो है इनका माँ और बेटी का जो है थोड़ा सा दिखाना चाहिए था आपस में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ सॉफ्टर साइड ऐसी कि सब ट्रेनिंग के साथ साथ वो कुछ खेलती भी है उसके साथ, कुछ उसकी सुनती है, कुछ बताती है, यानी कि कुछ कुछ थोड़ी सी बॉन्डिंग, क्योंकि एंड पर हमें ये पता है कि उसकी बॉन्डिंग हो चुकी है, या तो ये हो कि वो इसने इस तरह का रखा है कि उसने बॉन्डिंग नहीं की और बच्ची एंड पर जो है वो वाकई एक डिस्टेंस के साथ ही जो है वो अलग होती है और अपनी दूसरी फॉस्टर फैमिली की तरफ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें जो थी इसके अंदर नो डाउट उसका काम हुआ है। एक्शंस बहुत अच्छे थे और बहुत मज़े से किए गए हैं, यानी कि अगर आपको ये पता ना हो कि फ़िल्म किसके बारे में और आप सिर्फ एक्शन देख रहे हो तो आपको वो यकीनन इंडल्ज रखते हैं उस टाइम के अंदर। ये एक अच्छी काविश थी इस चीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे फिर वही बात कि जेनिफर के साथ। और उनके एक क्रिटिक की मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि ये मूवी जो है ना आप टाइम निकाल कर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपके निकले हुए टाइमर जो है ना आप इसको देख सकते हैं, या फिर अगर आप वाकई जेनिफर लोपेज के फ़ैन हैं तो फिर आप इसको देख सकते हैं। और वाकई यही है कि मेन सोलो चीज़ वही थी कि एक नाम या एक एक्टिंग जो है वो कैश जेनिफर लोपेज ही की हुई, इसके अलावा कुछ इतना ज़्यादा इसमें कुछ बहुत आपको बेहतर नहीं मिलता। और लास्ट में जो सॉन्ग था उसके बारे में, क्योंकि वो सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा कैच इसलिए किया था कि वो मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है बहुत पुराने अरसे से। वो तकरीबन आई थिंक 1989 की शायद रिलीज़ है, और वो केट बुश ने गाया है। वो इसका एक मास्टरपीस है और बहुत अच्छा जो है वो चार्ट्स के ऊपर रहा, और बहुत सारी मूवीज़ में जो है उस गाने को ऐड भी किया गया था। इसमें जो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी तनकीद मुझे लगी है वो ये है कि ये सॉन्ग बेसिकली अगर आप इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो ये एक बाप के लिए जो था गाया गया था कि अब अपने न्यूबॉर्न चाइल्ड जो है उसकी ज़िम्मेदारी ले, उसको जो है अब ग्रो अप होना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी में और उसको उसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बेसिकली दिस सॉन्ग वाज मोर अबाउट फादर एंड वेरी लेस अबाउट द मदर। और इसमें हम ये ख़ुद भी देखते हैं कि जेनिफर जो है वो एक बीच में यही बात करती हैं कि
इसके बाप कौन है इस बच्ची का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं इसकी माँ हूँ। तो वो कुछ कुछ थोड़ा-सा बहुत मिसमैच लगा, जैसे कुछ आपने बहुत मशहूर चीज़ को पकड़ के फ़ौरी तौर पर डाल दिया। यानी कि एक पीस को जितनी मेहनत से बनाने की कोशिश की गई, ज़ाहिर है उस पे वक़्त भी लगा, उसके ऊपर आपका पैसा भी लगा, फिर आपके ज़हन में ऑफ़ कोर्स यही था कि वो कुछ अपनी रेटिंग लेकर चलेगी। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जो थीं वो शायद देखने वाली थी, और अगर ये मेरे जैसी एक आम ऑडियंस को थोड़ी समझ आ रही हैं, तो क्रिटिक्स ऑलरेडी बहुत हार्श हैं वहाँ पर। अगर आप उनको देखें तो वो लिटरली ऐसा-ऐसा क्रिटिसिज़्म भी कर रही हैं जो कि बहुत बारीक है और टेक्निकल है चीज़ों के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लॉ में इसको लेकर गई, और मुझे नहीं लगा कि ये कोई ऐसी मूवी है जिसको हम बहुत बाकमाल कहें, और ये किसी मदर की जो है एक बहुत हैवी स्ट्रगल है अपने बच्चे के लिए। ये एक सुपरफिशियल प्लॉट था जिसको एक सिंपली पीस में क्रिएट किया गया है और उसको आपको एक फ़िक्शन के तौर पर लेकर आए हैं। वरना तो फिर या तो नाम को थोड़ा-सा बदला जाता, या फिर प्लॉट में कुछ लॉजिकल चेंजेस लाई जाती, क्योंकि ख़ास तौर पर जब अगर एक बच्ची इतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बच्ची क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें उसके बारे में नहीं पता। इसके अलावा विलन्स जितनी जगह पर भी हमें नज़र आते हैं, वो हमें तब नज़र आ रहे हैं जब मदर सीन के अंदर है। यानी हमें वो थ्रू द आइज़ ऑफ मदर दिखाए जा रहे हैं, और हम मजबूर हैं कि हम उनको हेट करें। हमें उसके पीछे मोटिव नहीं पता कि वो अगर बच्चे के पीछे आ रहे हैं तो उनका मोटिव क्या है, कुछ जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि फ़्लो में आई, और मुझे लगा कि अच्छा आज थोड़ा-सा हट कर इसके ऊपर भी बात करते हैं, और उम्मीद है आप इसे देखेंगे, और अगर आपको भी कुछ इसमें ऐसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।